आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मेक एनिमे बैकग्राउंड। और ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए है जो अभी बिगिनर्स हैं लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल एनिमे बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं। तो डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू हाउ टू मेक एनिमे बैकग्राउंड लाइक अ प्रो एंड ऑल्सो टेल यू सीक्रेट बिहाइंड मेकिंग अ प्रोफेशनल लुकिंग बैकग्राउंड। और ड्यूरिंग वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास पीसी है या मोबाइल, फर्क नहीं पड़ता तुम्हें बैकग्राउंड की जीरो नॉलेज है और या फिर आप मोबाइल ऐप को चलाना नहीं जानते, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास पेन टैबलेट है या नहीं, आप अपने मोबाइल पर अपनी फिंगर से भी बना सकते हैं एक प्रोफेशनल लुकिंग बैकग्राउंड। इवन के मैं भी आपको अपनी फिंगर से ही बनाकर दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ A to Z पूरा प्रोसेस शेयर करूंगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड को बनाने के लिए आपको फॉलो करने होंगे ये 20 स्टेप्स, जिसमें हर एक स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला स्टेप है बेसिक फंडामेंटल्स। ये कोर्स खास तौर पर बिगिनर्स के लिए है तो इसलिए हम जीरो से शुरू करेंगे। तो जो चीज कैमरा के बिल्कुल पास होती है उसको हम बोलते हैं फोरग्राउंड, और जो चीज कैमरा के बिल्कुल दूर होती है उसको कहते हैं हम बैकग्राउंड, और जो चीज फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच में आती है उसको हम कहते हैं मिडल ग्राउंड। लेकिन हर बैकग्राउंड में ऐसा ही नहीं होता, किसी इमेज में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड नजर आएंगे और किसी इमेज में मिडल ग्राउंड और बैकग्राउंड नजर आएंगे। और बेसिक्स में हमें एक और चीज देखने को मिलती है एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, जो कि हमारा एक स्टेप भी है। तो हम आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टेप के बारे में जो कि है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव एक ऐसा टॉपिक है जिस पर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, पर इस वीडियो में हम सिर्फ 3 टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे। ये 3 टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर आर्टिस्ट इसी को ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो पर्सपेक्टिव सिंपली लाइंस होती हैं जिनसे आप बैकग्राउंड में मौजूद किसी भी चीज को बना सकते हो। पर्सपेक्टिव में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है जिसको हम होराइजन लाइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव की। इसमें सिंपली एक पॉइंट होता है जहां पर सारी लाइंस कनेक्ट होती हैं, और जहां पर ये सारी लाइंस कनेक्ट होती है उसको हम कहते हैं वैनिसिंग पॉइंट। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सिर्फ एक ही वैनिसिंग पॉइंट होता है। मैं आपको तीनों टाइप्स एक साथ ही समझा देता हूँ। तो आपने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक वैनिसिंग पॉइंट बनाना है, और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपने 2 बनाने हैं, और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपने 3 बनाने हैं कुछ इस तरह से। और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपने कुछ इस तरह से स्क्वायर्स बनाने हैं और फिर उनके कॉर्नर्स को वैनिशिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से, और फिर आपने इन सर्कल्स को बंद कर देना है। और ये था हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसकी मदद से आप और भी काफी सारी चीजों को बना सकते हो अपने बैकग्राउंड में। और अब बात करते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। इसमें सिंपली आपको बस स्क्वायर की जगह आपने लाइंस लगानी है, और उन लाइंस के कॉर्नर्स को आपने दोनों पॉइंट्स के साथ आपने कनेक्ट कर देने हैं। और इन लाइंस के लेफ्ट और राइट साइड पर आपने 2 और लाइंस लगानी है, और जो लाइन लेफ्ट साइड पर है आपने उसको राइट साइड वाले वैनिशिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, और जो लाइन राइट साइड पर है उसको आपने लेफ्ट साइड वाले वैनिशिंग पॉइंट के साथ आपने कनेक्ट करना है। और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करके भी आप काफी सारी चीजों को बना सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। और अब बात करते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। इसमें जो आपने थर्ड वैनिशिंग पॉइंट बनाया था उससे अलाइन करते हुए आपने एक लाइन लगानी है, और ऑब्जेक्ट का जितना भी आपने साइज रखना है उस हिसाब से आपने 2 लाइंस और लगा देनी है जो कि बाकी दोनों वैनिशिंग पॉइंट को टच करें। सेम एज इट इज ऊपर वाले वैनिशिंग पॉइंट के साथ भी आपने यही करना है, 2 लाइंस यहाँ से भी लगा देनी है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट साइज। और ये थी पर्सपेक्टिव की 3 टाइप्स। पर्सपेक्टिव पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, अभी के लिए इतना ही। और आप चाहो तो जितना मैंने अभी बताया आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आपको कुछ भी नहीं आएगा। और हमारा तीसरा स्टेप है कंपोजिशन, जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है। आपका बैकग्राउंड कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपने कंपोजिशन में गलती कर दी तो फिर आपका बैकग्राउंड किसी की नजर में नहीं आएगा। अब बिगिनर्स ये ना समझे कि कंपोजिशन और कंपोजिटिंग एक ही है, ये दोनों अलग अलग हैं। कंपोजिशन हम उसे कहते हैं जिसमें हम व्यूवर्स का अटेंशन गेन करते हैं, जबकि कंपोजिटिंग एनिमेशन का एक स्टेज है जिसमें हम कैरेक्टर और बैकग्राउंड को आपस में मर्ज करते हैं और एनिमेशन की एक फाइनल आउटपुट निकालते हैं। पर हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन की। अगर कंपोजिशन को सिंपली डिफाइन करूं तो बैकग्राउंड को इस तरह डिजाइन करना कि दिखने में वो अच्छा लगे और अट्रैक्टिव लगे। पर सवाल आता है कि हम कंपोजिशन को बेहतर कैसे करें। तो इसके लिए हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, जिसमें मैं आपको 18 पॉपुलर कंपोजिशन बताऊंगा जिससे आप अपने कंपोजिशन को बेहतर कर सकते हैं और आप इसे अपने किसी भी आर्ट में यूज कर सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली कंपोजिशन है रूल ऑफ थर्ड्स, जिसमें हम अपने कैनवस को 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन बॉक्सेस के थ्रू। और इसमें आप देख सकते हैं कि 4 इंटरसेक्ट होते हैं, और आपने बैकग्राउंड को इस तरह डिजाइन करना है कि 41% व्यूअर्स की आंख किसी एक इंटरसेक्ट पर जाए
और 14% उसके ऑपोजिट साइड वाले पर जाए और 25 और 20 उसके आसपास वाले पर जाए। और ये कंपोजिशन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और ये कंपोजिशन भी आपको कई आर्ट्स में देखने को मिल जाएंगी। और अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो कंपोजिशन पर नहीं है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। और इससे अगली कंपोजिशन की टाइप है गोल्डन सेक्शन, जो कि ज्यादा लॉन्ग रेंज सीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इससे अगली है गोल्डन ट्रायंगल, और इससे अगली है डायगोनल, और इससे अगली है रेडियल, और इससे अगली है स्पाइरल सेक्शन, और इससे अगली है गोल्डन स्पाइरल। और ये दोनों ही बहुत ज्यादा यूजफुल टाइप्स हैं जो कि कैनवस में कहीं भी हो सकती हैं। और इससे अगली है डबल डायगोनल, और इससे अगली है एस कर्व, और इससे अगली है पिरामिड, और अगली है सर्कल, और इससे अगली है एल अरेंजमेंट, और इससे अगला है क्रॉस, एंड नेक्स्ट है फोकल मास्क, और इसके बाद है वी अरेंजमेंट, और इसके बाद है स्टीलियड या अनबैलेंस भी कह सकते हैं, और इसके बाद है बैलेंस्ड के, और आखिरी है टर्नल। और अगर किसी को इनकी क्लियर इमेजेस चाहिए तो आप मुझे इंस्टा या टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। इवन कि अगर आपको एनिमेशन में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है कस्टम ब्रशेस। अगर आप अपना बैकग्राउंड बना रहे हो तो आपको कस्टम ब्रशेस चाहिए ही चाहिए, पर उससे भी पहले आपको चाहिए मोबाइल ऐप जिस पर आप अपने कस्टम ब्रशेस को ऐड कर पाओ, जिसके लिए आपको जरूरत होगी IBS पेंटेक्स की। और अब मैं जल्दी आपको IBS पेंटेक्स में कस्टम ब्रश बनाने का तरीका बता देता हूँ। तो IBS पेंटेक्स को ओपन करने के बाद आपने सिंपली माई गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने नीचे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको काफी सारे ब्रशेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपने कोई भी ब्रश सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप देख कर अपने हिसाब से सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने बैठा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर अभी के लिए मैं आपको मोस्ट यूजफुल सेटिंग के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके आप कोई भी शेप वगैरह इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल। और यहाँ सेटिंग पे जाकर आप अपने ब्रश का नेम वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस सिर दर्द में नहीं पड़ना चाहते तो आपको ऊपर ये 3 डॉट पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको इम्पोर्ट ब्रश का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पर आप अपनी गैलरी में से अपने ब्रश का QR कोड यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और ब्रश आपके कस्टम ब्रश कलेक्शन में आ जाएगा। पर अब हम कस्टम ब्रश के QR कोड लाएं कहाँ से? तो सिंपल है, आपने सिंपली पिंटरेस्ट में जाना है और वहाँ पर आपने जो भी कस्टम ब्रश लेना है आपने वहाँ पर सर्च कर देना है और उसके आगे आपने IBS पेंटेक्स QR कोड लिख देना है, जिसके बाद आपको काफी सारे ब्रशेस देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप कोई भी इमेज को डाउनलोड करके आप IBS पेंटेक्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। कस्टम ब्रश के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है प्रैक्टिस रॉ मटेरियल ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब बैकग्राउंड बनाने से पहले जो भी बैकग्राउंड में मटेरियल मौजूद है आपने उसको सेपरेटली प्रैक्टिस करना है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो डायरेक्ट बैकग्राउंड को बनाने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप पिंटरेस्ट में देखोगे तो आपको काफी सारी टेक्निक्स नजर आएंगी इन रॉ मटेरियल को बनाने की। अगर किसी को ऐसी इमेजेस चाहिए तो बता देना, और अब मैं आपको बनाना भी सिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली IBS पेंटेक्स में प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है और यहाँ ऊपर आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने रेफरेंस विंडो को ऑन कर देना है, जिससे आपकी रेफरेंस विंडो ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर आपने 3 डॉट पर क्लिक करके आपने जो भी आपने इमेज यहाँ पर इंपोर्ट करनी है आप यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने की हुई है तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आउटलाइन करनी है इसकी। अगर आप डिफिकल्ट चीजें बना रहे हो तो आप उसका पहले रफ स्केच भी कर सकते हो। रॉ मटेरियल को बनाते हुए आपने 5 चीजें याद रखनी है। पहला है रफ स्केच, दूसरा है लाइन आर्ट, तीसरा है बेस कलर और चौथा है शेडोज और 5वां है हाईलाइट्स। और लास्ट में थोड़ा सा ग्रेडियंट भी ऐड करना है और फिर बाद में उसको एडजस्ट करना है। अभी आप सिर्फ ओवरव्यू ले ले कि चीजों को किस तरह पेंट करना है। Fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go.
और ये बन जाने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है रेफरेंस। आपने रेफरेंस का यूज जरूर करना है, वरना आपका बैकग्राउंड दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। और आप जिस भी कंट्री में हो, आपने अपने कंट्री के हिसाब से बैकग्राउंड को बनाना है। और ये रेफरेंस भी आपको इजीली गूगल, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएंगे, जिनको देखकर आप अपने बैकग्राउंड को बना सकते हैं। मैं बेकार में वीडियो की लेंथ को नहीं बढ़ाऊंगा और चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है यूज योर ओन वे टू मेक अ बैकग्राउंड। आपको एक अच्छा बैकग्राउंड बनाना आ ही नहीं सकता अगर आपने उसे अपने स्टाइल में ना बनाया तो। हो सकता है आप किसी भी चीज को बनाने के लिए रफ स्केच ना यूज करते हो, और या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपनी आर्ट को बनाने के लिए आउटलाइन का यूज ना करते हो और डायरेक्ट बेस कलर से स्टार्ट करते हो। आपको सबसे पहले अपना स्टाइल फाइंड करना है, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 9th स्टेप की तरफ, जो कि है स्केचिंग एंड थंबनेल, जिसका सीधा सा मतलब है रफ स्केच। और मैं अभी के लिए रफ स्केच नहीं कर रहा, ये आप पर डिपेंड है। और बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है एडजस्ट विद कंपोजिशन। आपने अपने बैकग्राउंड को कंपोजिशन के साथ एडजस्ट करना है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। जैसे मैंने ये रेफरेंस लिया है, तो अब मैं इसमें कंपोजिशन को एडजस्ट करके देखूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें काफी सारी कंपोजिशन एडजस्ट हो रही हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है आउटलाइन। तो आपको IBS पेंट एक्स में आ जाना है सिंपली, और यहाँ पर आपको वैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। और आउटलाइन करने के लिए मैं इस वाले ब्रश का यूज कर रहा हूँ। आउटलाइन करने के बाद हम इसमें बेस कलर ऐड करेंगे, और बेस कलर ऐड करने के बाद आउटलाइन वाली लेयर को डिलीट कर देंगे। और डिलीट इसलिए करना है ताकि हमारा बैकग्राउंड दिखने में और भी ज्यादा अच्छा लगे। आपको आउटलाइन करते हुए बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले चीजों की शेप को मेंटेन रखें, ताकि बाद में जब आप इसमें कलरिंग करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और रेफरेंस विंडो में मैंने इमेज को भी इंपोर्ट कर दिया है, जिससे देख कर मैं अपने बैकग्राउंड को बनाऊंगा। तो जल्दी से हम इसकी आउटलाइन को कर लेते हैं। I don't wanna miss a beat, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और हमारा अगला स्टेप है ब्लॉकआउट, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि आउटलाइन नहीं करते। और ब्लॉकआउट का मतलब है अपनी आर्ट को 3D लाइक शेप देना। और इससे अगला स्टेप है वैल्यू। ये स्टेप स्पेशली उनके लिए है जो अपनी आर्ट को पहले ब्लैक एंड व्हाइट कलर से बनाते हैं। इसमें आपने ब्लैक एंड व्हाइट कलर को शैडोज एंड हाईलाइट्स के साथ एडजस्ट करना होता है। और इसके बाद हमारा 14 स्टेप है कस्टम शेप्स। कस्टम शेप्स का मतलब है आपने अपने बैकग्राउंड में एक ही चीज को बार बार यूज करना है। जैसे मैंने उस अलमारी का डोर बनाया है, इसकी रिकॉर्डिंग वाली फाइल मुझसे डैमेज हो गई थी, तो इसके लिए सॉरी। और आपने इसको एक ही बार में बनाकर कॉपी पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पर जाएंगे, आपको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। आप इसके अलावा भी और भी काफी सारी कस्टम शेप्स को यूज कर सकते हैं, लाइक ग्रास, ट्रीज, माउंटेन। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है कलर थ्योरी। आपको कलर थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए अगर आप रेफरेंस का यूज नहीं कर रहे तो, पर हम इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम रेफरेंस का यूज कर रहे हैं। और अगर फिर भी आपको कलर थ्योरी के बारे में जानना है तो आप मेरी इस कैरेक्टर डिजाइन वाली वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है कलरिंग प्लस शेडिंग एंड हाइलाइट्स। शेडिंग के लिए हो सके तो आप डार्क ब्लू और या फिर पर्पल कलर भी यूज कर सकते हैं, और हाइलाइट्स के लिए आप लाइट ऑरेंज और येलो यूज कर सकते हैं। और साथ ही अपने बाकी बचे हुए स्टेप्स की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज इन सारों का यूज हम अपने बैकग्राउंड में करने वाले हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है बाउंस लाइट, जो कि ज्यादा लाइटिंग वाले बैकग्राउंड में दिखाई देती है। ये आपके बैकग्राउंड को रियलिस्टिक बनाने में हेल्प करती है। और इसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, जो कि हवा में छुपे हुए डस्ट पार्टिकल्स, मिस्ट एंड स्मोक भी हो सकती है, जिनके अलग से कस्टम ब्रशेस होते हैं, जिनसे आप इन चीजों को बना सकते हो। और इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है डिटेल्स। हम अपने बैकग्राउंड में डिटेल्स को ऐड करेंगे। और लास्ट पर आपके लिए बोनस स्टेप है। अभी के लिए हम बैकग्राउंड में कलरिंग को ऐड करते हैं, और आपने फिल बकेट टूल की हेल्प से आपने कलर को फिल करना है। अगर आपकी आउटलाइन में गैप नहीं है और आपने जिस भी लेयर में आपने कलर को ऐड करना है, उसके लिए आपने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो जल्दी से हम इसमें कलर को फिल कर लेते हैं। और अगर आप रेफरेंस विंडो पर टैब एंड होल्ड करेंगे तो आपका कलर सिलेक्ट हो जाएगा। और पेंटिंग को सीखने के लिए आपको सिंपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और मैं यहाँ पर एक विंडो बना रहा हूँ।
fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways. और जैसा कि आप देख सकते हैं बेस कलर ऐड हो चुका है और फिर मैं यहाँ पर इस वाले ब्रश से इस टेबल में डिटेल को ऐड करूँगा और साथ साथ मैं चीज़ों में ग्रेडियंट वगैरह भी ऐड करता रहूँ। ग्रेडियंट आपने एयर ब्रश से ऐड करना है। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. और अब हम इस बैकग्राउंड में शेडोज को ऐड करेंगे। शेडोज ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है और उस लेयर की ओपेसिटी को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है। और अब हम इसमें शेडोज को ऐड करेंगे। शेडोज आपने प्योर ब्लैक कलर से आपने बनानी है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. शेडोज ऐड हो जाने के बाद अब हम इस एयर ब्रश से ड्रामेटिक लाइट को ऐड करेंगे। इसके लिए मैं अपने हिसाब से कलर एडजस्ट कर रहा हूँ और आपने सबसे ऊपर एक लेयर क्रिएट करके उसकी ब्लेंडिंग को ऐड पर सेट कर देना है और फिर कुछ इस तरह से हम इसको ऐड कर देंगे और कुछ डिटेल्स वगैरह भी ऐड कर देंगे। और जो मैंने आपको सीक्रेट टिप कहा था, अपने सिंपली इस पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फिल्टर वाला टूल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपने बैकग्राउंड की एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं और इसके अलावा आपके मोबाइल में फोटो एडिट वाले ऑप्शन में भी आपका एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है। आप वहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और एक आखिरी बात, सब्सक्राइब कर दो भाई। और इसी के साथ वीडियो खत्म हुई। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको एनिमेशन सीखनी है तो आप मेरी इस वाली वीडियो पर क्लिक करें जो सामने आ रही है। और अगर आपको स्टोरी बोर्ड सीखना है तो आप मेरी इस वाली वीडियो पर क्लिक करें।